ऑफ मैटर, प्लीज ध्यान दो जरा। तो देयर आर 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। केमिकल बेसिस पे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे डिफिजन कैसे किया जाएगा। फिजिक्स में हम लोग फिजिकल बेसिस पे देखते हैं इसे। तो देयर आर 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। दे आर सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। सॉलिड स्टेट में जैसे एग्जांपल ले लो आप, स्टोन, स्टील, है ना, कोल, ये सब एग्जांपल है। तो सॉलिड में क्या होता है कि सॉलिड इज ए फॉर्म ऑफ मैटर व्हिच हैज डेफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। सॉलिड का शेप, साइज, वॉल्यूम ये फिक्स होगा, ये डेफिनिट होगा। इट इज रिजिड, ये हार्ड हो, रिजिड होगा, है ना। देखो जरा, इससे हम एग्जांपल लेते हैं। ये सॉलिड है, इसका शेप भी फिक्स है, वॉल्यूम भी फिक्स है, साइज भी फिक्स है ना। ये रिजिड है ना, फूफ लगाओ इल्ड नहीं करेगा, रिजिड है। खैर, अब है लिक्विड। तो लिक्विड इज ए फॉर्म ऑफ मैटर व्हिच हैज डेफिनिट वॉल्यूम बट नो डेफिनिट शेप। एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको। सपोज दैट यू हैव 100 ग्राम ऑफ वाटर, pour the water in a test tube. Its volume will remain 100 ml, but it will take the shape of the test tube. Now pour it in a glass. Its volume will remain 100 ml, but it will take the shape of glass, है ना। तो आप कह सकते हो कि liquid is a form of matter which has a definite volume but no definite shape. They take up the shape of the container in which they are kept. They take the shape of the container in which they are kept. They possess fluidity, not rigidity. लिक्विड क्या होता है? इट कैन फ्लो, तो इससे फ्लूइडिटी है, रिजिडिटी नहीं है। सिंपल। तो सॉलिड में क्या था? शेप, साइज एंड वॉल्यूम, ये डेफिनिट था। लिक्विड का एग्जांपल ले लो आप। इसे लिक्विड बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो आप। पेट्रोल है, डीजल है, वाटर है, ऑयल है, वाटर, ऑयल एक्सेट्रा। इसमें क्या है देखो, इसका वॉल्यूम फिक्स है, शेप फिक्स नहीं है। इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, है ना। अच्छा, ये रिजिड होता है, ये रिजिड नहीं है, इसमें फ्लूइडिटी है, रिजिडिटी नहीं है ना। अब हम बात करते हैं गैस। तो गैस इज अ फॉर्म ऑफ मैटर व्हिच हैज नाइदर अ डेफिनिट शेप नॉर अ डेफिनिट वॉल्यूम। अब गैस की बात करें तो नाइदर अ डेफिनिट शेप नॉर वॉल्यूम। भी फ्लूइडिटी है, रिजिडिटी नहीं है। रिजिडिटी नहीं है, फ्लूइडिटी है, ठीक है ना। इट इज नॉट रिजिड। फॉर एग्जांपल है एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। सिंपल। तो सॉलिड में आपने देखा कि सॉलिड रिजिड है, लिक्विड नॉट रिजिड, फ्लूइडिटी रिजिडिटी नहीं है, फ्लूइडिटी है, फ्लो कर सकता है। और गैस जो है ये भी रिजिड नहीं है, फ्लूइडिटी इसमें भी है, भी फ्लो कर सकता है। सॉलिड में शेप, साइज, वॉल्यूम तीनों फिक्स है, तीनों डेफिनिट है। शेप, साइज, वॉल्यूम तीनों नहीं बदलेगा सॉलिड का। लिक्विड में शेप चेंज कर देगा, वॉल्यूम इज डेफिनिट एंड ध्यान दो जरा, शेप की बात करें तो लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन व्हिच दे आर केप्ट, है ना। इधर शेप इसका फिक्स नहीं है, हाँ वॉल्यूम फिक्स है। और गैस में नाइदर शेप डेफिनिट है नॉर इसका वॉल्यूम डेफिनिट है। शेप भी चेंज होता है, वॉल्यूम भी चेंज होगा। देखो, आप ऐसा करो कि 1 लीटर ऑक्सीजन ले लो और इसे 5 लीटर के कंटेनर में रख दो, तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम 5 लीटर हो जाएगा। एंटायर अवेलेबल स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, तो वॉल्यूम भी इसका फिक्स नहीं है। एंड विल टेक द शेप ऑफ द कंटेनर आल्सो, ठीक है। तो गैस में नाइदर शेप इज फिक्स्ड नॉर वॉल्यूम इज फिक्स्ड। सिंपल। लिक्विड में वॉल्यूम इज फिक्स्ड बट नॉट द शेप, इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन व्हिच इट इज केप्ट। सॉलिड में शेप, साइज, वॉल्यूम ये सब फिक्स्ड है। सिंपल। सॉलिड रिजिड है, लिक्विड नॉन रिजिड और गैस नॉन रिजिड। सिंपल। देखते हैं हम लोग, ये है मान लो सॉलिड। तो
सॉलिड कोई सब्सटेंस होगा, द प्रॉपर्टी विच डिसाइड्स द मैटर आर, तीन प्रॉपर्टीज है जो डिसाइड करता है कि इसका फिजिकल स्टेट क्या होना चाहिए, है ना। इसमें पहला है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, है ना, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। ये इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, दूसरा है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और थर्ड हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। तो देखो जरा, ये मान लो सॉलिड है, तो जस्ट एग्जांपल दे रहा है, सॉलिड में क्या होता है ना कि ये क्लोजली पैक्ड रहता है ना, क्लोजली पैक्ड है। लिक्विड में थोड़ा सा स्पेस ज्यादा होगा, और गैस में ये इंटायर अवेलेबल स्पेस में ऑक्युपाई कर लेता है, काफी ज्यादा स्पेस उसमें रहता है ना। ये हमने जो फिगर दिया है एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, लेकिन जस्ट एक समझने के लिए हमने दिया है आपको, तो ध्यान दीजिएगा। ये हो गया आपका सॉलिड, ये है लिक्विड, ये है गैस, है ना। तो पहला था इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। देखो सॉलिड में पार्टिकल्स आर, मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, पैक्ड होता है वो। तो यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लिस्ट है, सबसे कम है, लिस्ट में सबसे कम है ना। अच्छे, लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा बढ़ जाता है ना। तो मोर देन सॉलिड, यहाँ क्या हो गया, मोर देन सॉलिड, मोर देन सॉलिड। और गैस में वेरी लार्ज, है ना, मोस्ट, वेरी लार्ज, एंटायर अवेलेबल स्पेस में फैल जाता है, इंटायर अवेलेबल स्पेस को ऑक्युपाई कर लेता है, तो इसका मॉलिक्यूलर सेपरेशन काफी ज्यादा हो जाता है ना। तो वेरी लार्ज। अब बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो देखो जो ज्यादा क्लोजली पैक्ड होगा उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा, जो थोड़ा फर्दर अपार्ट होगा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ेगा और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा, है ना। तो देखो यहाँ पर वेरी स्ट्रॉन्ग, सॉलिड में क्या है, ये वेरी स्ट्रॉन्ग, बल्कि इसको हम ऐसे कर लेते हैं, अच्छा रहेगा, है ना, है ना। और इसमें जो है ना नेग्लिजिबल है, इसमें क्या है, नेग्लिजिबल, सबसे कम है, वीकेस्ट फोर्स होता है इसमें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन न के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। तो इसमें है सॉलिड में वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, ठीक है ना, ये लोवेस्ट है ना। और लिक्विड में होता है हायर देन सॉलिड, हायर देन सॉलिड्स, हायर देन सॉलिड्स, है ना। और गैस में की बात करें तो ये होता है वेरी हाई, लार्जेस्ट इसमें होता है, वेरी हाई। अब एक समझ लो, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यदि मिनिमम हो तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, ठीक है। विथ डिक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस एंड काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है। तो ध्यान दो जरा, सॉलिड में क्या है, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मिनिमम है, तो इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, इनका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा,
कम होगा, वेरी स्मॉल, है ना, काइनेटिक एनर्जी वेरी स्मॉल, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स जो है ना, दे कांट लीव देयर पोजीशन, दे कैन वाइब्रेट ओनली अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो हम बात करते हैं सॉलिड का, तो प्लीज ध्यान दो आप। व्हेन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज वेरी स्ट्रांग, व्हेन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज वेरी स्ट्रांग, ठीक है, एंड काइनेटिक एनर्जी इज वेरी स्मॉल, the intermolecular space is reduced and matter exists as solid। क्लियर हो गया? सॉलिड में क्या होगा, ये सॉलिड हो गया। ध्यान देना, when intermolecular force of attraction is very strong, kinetic energy of molecule becomes very small and intermolecular space becomes very small and the matter exists as solid। समझ गया? When intermolecular force of attraction is, when intermolecular force is very strong, ये इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन है, ये काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स है, एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है ना। एंड काइनेटिक एनर्जी इज वेरी स्मॉल, काइनेटिक एनर्जी यदि हाई होगा तो मॉलिक्यूल क्या होगा, ये फर्दर अपार्ट, दूर दूर जाना चाहेगा। काइनेटिक एनर्जी यदि स्मॉल हो गया तो मूवमेंट नहीं होगा, स्लगिश रहेगा, एक दूसरे के क्लोज रहेगा, है ना। तो याद रखो आप, व्हेन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज वेरी स्मॉल, sorry, when intermolecular force is very strong and kinetic energy is very small, intermolecular space is reduced, ये intermolecular space कम हो जाता है and the matter exists as solid। क्लियर हो गया? तो सॉलिड में याद रखना आप कि intermolecular force of attraction स्ट्रॉन्ग होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स वेरी स्मॉल होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा, रिड्यूस कर जाएगा और वो सॉलिड होगा। सिंपल। अब देखो लिक्विड, व्हेन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज वीकर एज कंपेयर टू द सॉलिड स्टेट। देखो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सेकंड में है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर देन सॉलिड एंड काइनेटिक एनर्जी इज हायर देन सॉलिड। काइनेटिक एनर्जी इज सफिशिएंट फॉर मॉलिक्यूल टू मूव फ्रीली विद इन द बाउंड्री ऑफ द लिक्विड। क्या होगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीज कर जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीज कर जाएगा एंड द मैटर एग्जिस्ट एज लिक्विड। सिंपल। तो याद रखना आप, लिक्विड में क्या होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से वीकर होता है, काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से ज्यादा होता है, इतना होता है कि मॉलिक्यूल कैन लीव देयर पोजीशन, दे कैन मूव विद इन द बाउंड्री ऑफ द लिक्विड, ठीक है ना। देन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाता है थोड़ा और वो लिक्विड जैसा एग्जिस्ट करता है। सिंपल। व्हेन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीकर एज कंपेयर टू सॉलिड, ठीक है, एंड काइनेटिक एनर्जी इज सफिशिएंट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज हायर देन सॉलिड, इट इज सफिशिएंट टू मूव फ्रीली विद इन द बाउंड्री, है ना। द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीजेस, इट बिकम्स मोर देन सॉलिड एंड द मैटर एग्जिस्ट एज लिक्विड। कोई डाउट नहीं है, क्लियर है ना। बोलो, when intermolecular force of attraction is weaker as compared to solid state and kinetic energy of molecules is sufficient for molecules to move freely within the boundary of the liquid, intermolecular space increases and the matter exists as liquid। अब गैस की बात करें, गैस में क्या होता है, मैटर एग्जिस्ट एज गैस व्हेन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज नेग्लिजिबल। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नेग्लिजिबल है, एक दूसरे को पार्टिकल्स जो है ना अट्रैक्ट करता है, वो फोर्स न के बराबर है। तो व्हेन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज नेग्लिजिबल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज वेरी हाई, तो मूव करेगा, दूर दूर मूव करेगा, ठीक है ना। तो व्हेन मैटर एग्जिस्ट एज गैस व्हेन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज नेग्लिजिबल, ठीक है, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज वेरी हाई, intermolecular space becomes very large, intermolecular space becomes very large and the matter exists as gas। सिंपल। याद रखना आपसे आप, सॉलिड में क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्ट्रॉन्ग, काइनेटिक एनर्जी वेरी स्मॉल, तो मॉलिक्यूलर सेपरेशन काफी डिक्रीज कर जाएगा, इट बिकम्स वेरी लो, इट बिकम्स वेरी स्मॉल, लिस्ट रहता है और सॉलिड जैसा एग्जिस्ट करेगा। लिक्विड में क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से थोड़ा कमजोर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, इट इज सफिशिएंट फॉर मॉलिक्यूल टू मूव टू लीव देयर पोजीशन, दे कैन स्लाइड ओवर वन अनदर
दे कैन मूव विद इन द बाउंड्री ऑफ द लिक्विड। ऐसे में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीजेज एंड द मैटर एग्जिस्ट एज लिक्विड। और गैस में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज वेरी हाई, they move with a high speed, they take the entire space, they occupy the entire available space, intermolecular space is very large and the matter exists as gas। simple। अब जरा बात करते हैं मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ सॉलिड। मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ सॉलिड देखो, a solid is made up of very small particles called molecules, they are assumed to be rigid balls, there is strong intermolecular force of attraction in the solid, इंटर मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रांग होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स इज वेरी लो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रांग, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज वेरी लो, दे वाइब्रेट बट दे वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। ये वाइब्रेट करेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम है तो वाइब्रेट करेगा, लेकिन अबाउट द मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है, ये स्ट्रीम है, मीन एक्सट्रीम मीन, दे वाइब्रेट अबाउट द मीन पोजीशन, दे डू नॉट लीव देयर पोजीशन। So a solid has definite shape and definite volume। क्योंकि मीन पोजीशन को छोड़ेगा ही नहीं, मीन पोजीशन के अबाउट ही वाइब्रेट करेगा, तो मॉलिक्यूल्स जहां है वही फाइनली नेट पोजीशन तो वही है इसका, तो ना तो शेप चेंज होगा ना वॉल्यूम चेंज होगा, तो दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, दे हैव डेफिनेट शेप। अब बात करें मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ लिक्विड्स, तो अ लिक्विड इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, दे आर assumed to be non rigid balls, है ना। सॉलिड में रिजिड होता है और इसमें नॉन रिजिड बॉल है। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द लिक्विड इज वीकर एज कंपेयर टू द सॉलिड। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन क्या है, वीकर देन सॉलिड है। सो मॉलिक्यूल्स आर लेस स्ट्रांगली हेल्ड, दे आर फ्री टू मूव विद इन द बाउंड्री ऑफ द लिक्विड। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड स्टेट इज हायर देन द सॉलिड। तो ये काइनेटिक एनर्जी हाई है तो मूव करेगा, है ना। दस द लिक्विड मॉलिक्यूल्स कैन स्लाइड ओवर वन अनदर, इसीलिए लिक्विड में फ्लूइडिटी होती है, फ्लो कर सकता है, स्लाइड कर सकता है। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीकर एज कंपेयर टू द सॉलिड, वीकर एज कंपेयर टू द सॉलिड, बट दे आर सफिशिएंट टू कीप द मॉलिक्यूल्स विद इन द बाउंड्री ऑफ द लिक्विड। सो लिक्विड्स डू नॉट हैव डेफिनिट शेप बट दे हैव डेफिनिट वॉल्यूम, है ना। लिक्विड में क्या होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है सॉलिड से, लेकिन इतना सफिशिएंट है कि मॉलिक्यूल्स जो है ना विद इन बाउंड्री में ही रहे, इसलिए वॉल्यूम उसका फिक्स है। सिंपल। अब गैस में क्या होता है, अ गैस इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, दे आर assumed to be non rigid balls, ये भी नॉन रिजिड है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस इन गैसियस स्टेट इज वेरी हाई as compared to solid और liquid space state। ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है ना मैक्सिमम है, वेरी हाई है ना। और फॉर कंप्रेशन, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दैट होल्ड्स द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इन द गैसियस स्टेट टुगेदर इज नेग्लिजिबल। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है ना वो नेग्लिजिबल है ना। क्लियर बात। एंड गैस मॉलिक्यूल्स हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है और काइनेटिक एनर्जी इज वेरी हाई, तो मॉलिक्यूल्स तो मूव करेगा, ठीक है ना। तो हेंस दे आर फ्री टू मूव विद इन एंटायर अवेलेबल स्पेस। सो गैसेस हैव नाइदर अ डेफिनिट शेप नॉर अ डेफिनिट वॉल्यूम। ठीक है ना, जितना वॉल्यूम मिलेगा सब में ये मूव कर सकता है, तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, इसका शेप भी चेंज हो जाएगा। सिंपल, समझिए से आप। अब जरा तुम्हारे बुक में एक लिस्ट दिया है कंपैरिजन के लिए, उसे देख लोगे, देख लो एक बार। बुक तुम्हारा मिला है मेरे पास, ये तो एक लड़की से तो केमिस्ट्री हो गया। तुम्हारे बुक में एक लिस्ट दिया है, देखो तो कंपैरिजन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस दिया है ना, यहाँ पे देखो जरा, ये पेज नंबर लगता है कि 6 पे है। डिस्टिंक्शन बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस दिया है, डिस्टिंक्शन बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस दिया है ना। यस सर। ठीक है ना, तो उससे आप बुक खोल लो अपना, वहीं समझा देते हैं, देख लोगे आप। देखो बात करें हम शेप का, पहला सॉलिड में शेप डेफिनिट है, लिक्विड में नॉट डेफिनिट। टेक द शेप ऑफ द कंटेनर बट
necessarily do not occupy all of it. ये अच्छा बता समझ लो आप, सेफ डेफिनेट नहीं है, ठीक है। इसे मान लो 100 ml वाटर है, ठीक है, और इसे आपने क्या किया कि 200 के ml के कंटेनर में रख दिया, ठीक है, तो शेप ले लेगा कंटेनर का, लेकिन कंटेनर को फुली ऑक्युपाई नहीं करेगा, फिल नहीं करेगा, कुछ कंटेनर में खाली रह जाएगा ना, क्योंकि इसका वॉल्यूम फिक्स है, सिंपल। तो इसका शेप डेफिनेट नहीं है, इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर बट डू नॉट नेसेसरली ऑक्युपाई ऑल ऑफ इट, ठीक है ना, ये पूरे को ऑक्युपाई नहीं भी कर सकता है। लेकिन गैस में क्या होता है, शेप इज नॉट डेफिनिट, टेक द शेप ऑफ द कंटेनर बाय ऑक्युपाइंग होल ऑफ द स्पेस अवेलेबल टू देम। अंतर समझे आप? सपोज करो आप कि 1 लीटर का कंटेनर है, इसमें आप 100 ml वाटर रखते हो, लिक्विड रखते हो, तो शेप लेगा कंटेनर का, लेकिन पूरे 1 लीटर के पॉट को ऑक्युपाई नहीं करेगा, खाली रह जाएगा। लेकिन यदि आप 100 ml उसमें ऑक्सीजन गैस दे दो तो शेप लेगा कंटेनर का, अब पूरे कंटेनर को ऑक्युपाई कर लेगा। ये डिफरेंस समझ गए ना, पूरे कंटेनर को ऑक्युपाई कर लेगा गैस, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। शेप की बात करें तो सॉलिड में डेफिनिट है, लिक्विड में नॉट डेफिनिट, गैस में नॉट डेफिनिट, लेकिन दोनों में अंतर है। लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर बट डू नॉट नेसेसरली ऑक्युपाई होल ऑफ इट, और गैस में क्या होगा, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर बाय ऑक्युपाइंग होल ऑफ द स्पेस अवेलेबल, ठीक है ना। अब बात करें हम लोग इसे वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम सॉलिड का डेफिनिट है, लिक्विड का डेफिनिट है, और गैस का नॉट डेफिनिट। दे टेक द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, जिस कंटेनर रखोगे उसका वॉल्यूम ऑक्युपाई कर, उतना ही वॉल्यूम इसका रहेगा। 1 लीटर में आप रख दो कुछ ऑक्सीजन को, 100 ml ऑक्सीजन को रख दो 1 लीटर के कंटेनर में, वॉल्यूम कितना होगा 1 लीटर। अब 5 लीटर के कंटेनर में रख दो 100 ml ऑक्सीजन, तो वॉल्यूम हो जाएगा 5 लीटर। तो इट टेक्स द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, जिसका वॉल्यूम फिक्स नहीं है गैस का, सिंपल। हम बात करें रिजिडिटी, तो याद रखो आप, सॉलिड हाईली रिजिड, लिक्विड जो है ना नॉन रिजिड कर सकते हो आप, और गैस भी नॉन रिजिड, सिंपल। अब हम बात करते हैं मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स कैन ओनली वाइब्रेट टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो कहते हैं मीन से स्ट्रीम, फिर मीन, फिर स्ट्रीम, फिर मीन, ये टू एंड फ्रो कहलाता है, पेंडुलम का वाइब्रेशन। तो मॉलिक्यूल्स कैन ओनली वाइब्रेट टू एंड फ्रो अबाउट देयर मीन पोजीशन, दे रिमेन फिक्स्ड टू देयर पोजीशन, सॉलिड में। और लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में द मॉलिक्यूल्स डू नॉट रिमेन फिक्स्ड एट देयर पोजीशन, दे मूव विदिन द बाउंड्री ऑफ द लिक्विड, है ना। लिक्विड में क्या है, मॉलिक्यूल विद इन द बाउंड्री ऑफ लिक्विड कहीं मूव कर सकता है, वो फिक्स्ड पोजीशन पे नहीं रहता है। और गैस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स डू नॉट रिमेन फिक्स्ड एट देयर पोजीशन, दे कैन मूव फ्रीली इन द एंटायर अवेलेबल स्पेस, जितना स्पेस मिलेगा सब जगह वो मूव कर सकता है। तो ये डिफरेंस है। हम बात करें एक डिफरेंस और भी है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सॉलिड में स्ट्रॉन्गेस्ट है ना, लिक्विड में वीकर देन सॉलिड, और गैस में वीकेस्ट है, नेग्लिजिबल है, सिंपल। और दूसरा पॉइंट आपका हो सकता है पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स। तो देखो वेरी क्लोजली पैक्ड होता है सॉलिड में पार्टिकल, लिक्विड में लेस क्लोजली पैक्ड है, और गैस में लिस्ट क्लोजली पैक्ड है, ठीक है ना। अब बात करो फ्लूइडिटी, तो रिजिड होता है सॉलिड, इसलिए फ्लूइडिटी इज नॉट पॉसिबल, लिक्विड कैन फ्लो एंड गैस कैन फ्लो। तो समझ गया 3 स्टेट्स मैटर। बोलो कोई डाउट है, टेल मी, क्लियर है, बोलिए। यस सर। क्लियर है ना सब, कोई डाउट नहीं ना है? यस सर। अपने से एक बार इसे पढ़ लेना, बढ़िया समझ में आ जाएगा, है ना। यस सर। क्योंकि देखो ये इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से कुछ आपको ज्यादा कर दें, ये फैक्ट है, जो फैक्ट है वही हम पढ़ा रहे हैं, है ना। ये बच्चों को पढ़ाने में प्रॉब्लम एक होता है 8 क्लास में, कुछ अच्छा चैप्टर भी आएगा वहां थोड़ा ज्यादा आपको अच्छा लगेगा, है ना। अब देखो जरा चेंज ऑफ स्टेट की बात करें हम, है ना, चेंज ऑफ स्टेट, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ऐसे, या फिर रिवर्स चेंज हो सकता है, गैसियस से वेपर स्टेट से लिक्विड स्टेट, फिर उसे सॉलिड स्टेट, है ना। तो देखो जरा द process of change from one state of matter to another state by absorption or rejection of heat at a constant temperature is called change of state। ध्यान देना, चेंज ऑफ स्टेट जब होगा तो टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। पहला क्या है, टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट,
ठीक है। और दूसरी बात क्या है, एक चीज समझ लो आप, मान लो ये सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है। क्या होता है, ये बुक हम बाद में पढ़ाएंगे, आप इसे हीट करते हो, हीट करने से क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा एंड काइनेटिक एनर्जी इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज मेजर ऑफ टेम्परेचर। तो इसके मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है ना। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स जो है ना विथ लार्जर एम्पलीट्यूड वाइब्रेट करना शुरू करेगा। जब टेम्परेचर लो था तो पहले ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा था, और टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो लार्जर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करना शुरू करेगा, है ना। फर्दर हीट करोगे तो अगेन टेम्परेचर विल इंक्रीज, अगेन काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, इट विल वाइब्रेट विथ मोर लार्जर एम्पलीट्यूड। अब धीरे धीरे क्या होगा ना कि मॉलिक्यूलर सेपरेशन बढ़ेगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। आप हीट करते जा रहे हो, एक ऐसा स्टेज आएगा जबकि मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी इतना इंक्रीज कर जाए कि दे ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर, है ना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर लेगा और दे मूव, दिस कैन स्लाइड ओवर ईच अदर। अब एक दूसरे से थोड़ा दूर हो गया और एक दूसरे पे स्लाइड कर सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, ये सॉलिड से लिक्विड बन रहा है। अब बताया था मैंने आपको कि एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, एनर्जी पॉजेस्ड बाय ए बॉडी, एनर्जी पॉजेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। किसी बॉडी के पार्टिकल्स का मोशन बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और डिक्रीज करेगा तो डिक्रीज करेगा। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एनर्जी पॉजेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन, स्टेट, कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो सॉलिड से लिक्विड बना तो मॉलिक्यूलर सेपरेशन में चेंज हुआ ना, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जो हीट सप्लाई करोगे ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, वो हीट है ना, इट विल नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी, इट विल नॉट, नहीं बढ़ेगा तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, तो इट टेक्स प्लेस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो किसी बॉडी पे फोर्स लगाया जाए और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो तो हम कहते हैं वर्क डन हुआ, और वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, है ना। तो क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और इसके अगेंस्ट आप मॉलिक्यूल दूर दूर ले जा रहे हो तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क डन होगा, ठीक है। तो अब जो एनर्जी सप्लाई करते हैं ना, इट इज कंज्यूम इन डूइंग वर्क अगेंस्ट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इंक्रीजिंग इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को इंक्रीज करने में खर्च होता है, क्लियर बात। इसलिए जब चेंज ऑफ स्टेट होता है तो पहले इसे आप हीट करोगे, मान लो कि ये वाटर है, सपोज करो वाटर है, चाहे कोई भी सॉलिड है, तो पहले इसे आप हीट करोगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। एक ऐसा स्टेज आएगा जब इतना एनर्जी उसका बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, कि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर लेगा। अब क्या होगा, एक दूसरे पर स्लाइड करना शुरू करेगा, चेंज ऑफ स्टेट शुरू हो गया। जब चेंज ऑफ स्टेट शुरू होगा तो क्या होगा, अब इसका कॉन्फिगरेशन बदलने लगा, मॉलिक्यूलर सेपरेशन बदलने लगा, ठीक है। तो अब जो एनर्जी आप दोगे वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट नहीं होगा। तो काइनेटिक एनर्जी यदि इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज कर नहीं रहा है इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा। ये क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाएगा। तो चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है ना। अब मान लो कि पूरा का पूरा चेंज ऑफ स्टेट हो गया, फर्दर आप हीट सप्लाई करोगे तो क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी फिर बढ़ेगा, ठीक है। और जब काइनेटिक एनर्जी इसका बढ़ेगा तो इसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ठीक है। फिर जो है फर्दर हीट करो आप, तो फर्दर क्या होगा, काइनेटिक बढ़ते जाएगा, टेम्परेचर बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। अब एक ऐसा स्टेज आएगा ना, ध्यान दो जरा, जब बॉइलिंग होगी, बॉइलिंग में क्या होता है देखो जरा, ये मान लो लिक्विड है, बॉइलिंग में थोड़ा ऐसे समझो आप, ये लिक्विड है, देख रहे हो आप, ध्यान देना। जब हीट करोगे तो इसका वेपर्स का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा तो चाहेगा एस्केप करे, है ना, एस्केप करना चाहेगा। लेकिन इसके ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ना, तो एस्केप नहीं कर पाएगा, है ना। आप हीटिंग कंटिन्यू करो, एक ऐसा स्टेज आएगा व्हेन वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। जब इक्वल हो जाएगा तो नेट कोई प्रेशर नहीं है, नेट कोई फोर्स नहीं है। अब बल्क में होल लिक्विड से जो है ना, ये बबल जैसा बनेगा और ये वेपर बनना शुरू हो जाएगा, वेपर निकलना शुरू हो जाएगा। इस सब कहते हैं बॉइलिंग। तो बॉइलिंग इज अ प्रोसेस व्हिच टेक्स प्लेस व्हेन वेपर
pressure becomes equal to atmospheric pressure, है ना. Vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure, then boiling takes place, है ना. Boiling is a process which takes place and vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure. Simple. ठीक है. तो क्या होता है यहाँ कि लिक्विड ऐसे boiling always takes place at a constant temperature. Boiling always takes place at a constant temperature. तो यहाँ पे जब आप लिक्विड को हीट करोगे तो its temperature goes on increasing, its kinetic energy goes on increasing, temperature goes on increasing, and एक ऐसा स्टेज होगा when ये boiling point पे पहुंच गया, है ना. तो vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure. तो क्या होगा, ये वेपर्स जो है ना अब एक दूसरे से काफी दूर दूर जाना शुरू करेगा, है ना. अब बॉइलिंग होने लगी, है ना. याद रखना आप, यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर हो एट 100 डिग्री सेल्सियस और वेपर बने एट 100 डिग्री, तो इसका वॉल्यूम जानते हो कितना होता है, 1760 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम होता है. ठीक है ना. तो जैसे वेपर जब बनेगा तो वॉल्यूम काफी ज्यादा बढ़ेगा ना. ठीक है. तो अब इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इसके अगेंस्ट यहाँ पर कॉन्फिगरेशन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. तो अगेन क्या होगा, जो एनर्जी आप खर्च करोगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन, जो एनर्जी खर्च करोगे इट इज कंज्यूम इन इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी, नॉट काइनेटिक एनर्जी, है ना. तो काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ नहीं रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, तो बॉइलिंग ऑल्सो टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर. तो याद रखना, किसी सॉलिड को हम हीट करेंगे तो उसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, है ना, और उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा. टेम्परेचर इज ए मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल. सिंपल. ठीक है. लेकिन जब चेंज ऑफ स्टेट होगा तो क्या होगा, जो हीट सप्लाई करोगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट, वो हीट, दैट हीट does not increase temperature, it does not increase kinetic energy, it does not increase temperature, it increases potential energy, है ना. तो पोटेंशियल एनर्जी के बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, देयरफॉर चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर. क्लियर हुआ. सॉलिड से लिक्विड बनेगा कांस्टेंट टेम्परेचर, लिक्विड से यहाँ वेपर बनेगा या गैस बनेगा तो यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर. दोनों में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. क्लियर होगी बात. बोलो. तो चेंज ऑफ स्टेट, द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम वन स्टेट ऑफ मैटर टू अनदर स्टेट बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट और रिजेक्शन ऑफ हीट. या तो हीट दो, आपको मेल्ट करना है तो हीट दोगे, फ्रीज करना है तो हीट रिजेक्ट होगा, हीट रिलीज होगा, है ना. आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है तो आप हीट सप्लाई करोगे. अब वाटर जब आइस में कन्वर्ट होगा तो हीट को रिजेक्ट करेगा, हीट को रिलीज करेगा. सिंपल सी बात है. तो द प्रोसेस ऑफ चेंज from one state of matter to another state by absorption or rejection of heat is at constant temperature is called change of state. Simple. The process of change of state does not produce any change in mass or composition of the matter. जैसे आइस है, यदि इसको तुमने चेंज किया वाटर में, अब फिर इसको चेंज कर दिया वेपर में या स्टीम में. ठीक है. तो यहाँ पे यदि 100 ग्राम आइस होगा तो वाटर भी 100 ग्राम मिलेगा और वेपर स्टीम कितना मिलेगा, 100 ग्राम मिलेगा. वेपर 100 ग्राम मिलेगा. मास में कोई चेंज नहीं होगा, कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा. आइस का फार्मूला भी है H2O. वन मॉलिक्यूल आइस में 2 एटम्स हाइड्रोजन, 1 एटम ऑक्सीजन. वाटर का फार्मूला भी क्या है, H2O. वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में 2 एटम हाइड्रोजन, 1 एटम ऑक्सीजन. स्टीम का फार्मूला भी है H2O. वन मॉलिक्यूल ऑफ स्टीम कंसिस्ट ऑफ 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. याद रखो, जब भी चेंज ऑफ स्टेट होगा तो there is no change in mass, there is no change in composition of matter. सिंपल. सब्सटेंस है जो हीट करने पर डिकम्पोज कर जाता है तो उसका चेंज ऑफ स्टेट नहीं होता है. जैसे मान लो कॉपर कैल्शियम कार्बोनेट है, आप इसे हीट करते हो चेंज ऑफ स्टेट के लिए तो डिकम्पोज कर जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, इसमें चेंज ऑफ स्टेट नहीं होगा. शुगर है ना, शुगर का फार्मूला क्या है, C12H22O11. शुगर है, आप इसे हीट करो तो कार्बन अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा. ठीक है ना. तो यहां पर भी चेंज ऑफ स्टेट पॉसिबल नहीं है ना. अब जरा देखो आप, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड.
सॉलिड से लिक्विड में चेंज, है ना, क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग हो गया आपका, नहीं सॉरी, सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, ये हो गया आपका मेल्टिंग, है ना। मेल्टिंग क्या है, देखो, मेल्टिंग इज अ प्रोसेस इन व्हिच अ सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। मेल्टिंग इज अ प्रोसेस इन व्हिच अ सॉलिड चेंजेस इनटू इट्स लिक्विड स्टेट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एट फिक्स्ड टेम्परेचर। सिंपल। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर एट व्हिच a solid changes into liquid state without further rise in temperature is called melting point. The constant temperature at which solid changes into liquid is called melting point. Simple. इसे ice at 0 degree Celsius melts into water at 0 degree Celsius by absorption of heat. तो 0 degree Celsius is melting point of ice. अब तुम्हारे वर्टिकल स्टैंड यहाँ पे क्लेम कर दिया, वर्टिकल स्टैंड में प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर, एक बीकर में इसे रख दिया गया है जिसमें पहले से वाटर है। सिंपल, ठीक है। प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर ऑफ वाटर प्लेस्ड ऑन अ वायर गेज, ये वायर गेज के ऊपर रखा हुआ है, ट्रिपॉड स्टैंड के ऊपर, है ना, ऑन अ ट्रिपॉड स्टैंड। क्लैंप अ थर्मोमीटर इन द वर्टिकल स्टैंड एंड इंसर्ट इन द ट्यूब, एक वर्टिकल स्टैंड से एक थर्मोमीटर लिया और इसमें इंसर्ट कर दिया है। सिंपल। तो फिगर समझ गया, एक टेस्ट ट्यूब है ये, इस टेस्ट ट्यूब में हमने कुछ वैक्स लिया है, कुछ वैक्स लिए हुए हैं, इसे वर्टिकल स्टैंड से क्लैंप कर दिया गया है। टेस्ट ट्यूब जो है ये एक बीकर में है कंटेनिंग वाटर, है ना, और बीकर रखा हुआ है वायर गेज पे और नीचे में ये ट्रिपॉड स्टैंड है और इसके नीचे बर्नर है हीट करने के लिए। देखो ये वायर गेज को रखा गया है, बीकर जो होता है ना ये ग्लास का बना होता है और ग्लास इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना। डायरेक्टली आप बर्नर से हीट करोगे तो ऐसा पॉसिबल है कि एक ही स्मॉल एरिया में मैक्सिमम हीट इसको मिले, है ना, तो ये क्विकली हीट को ट्रांसफर नहीं कर पाएगा इनसाइड, है ना। तो आउटर सरफेस का टेम्परेचर हाई होगा और इनर सरफेस का टेम्परेचर कंपैरेटिवली काफी लो होगा, ठीक है। तो ये आउटर सरफेस में एक्सपेंशन की टेंडेंसी होगी और इसमें लेस एक्सपेंशन होगा, तो ड्यू टू स्ट्रेन क्रैक कर सकता है। क्लियर है बात। यदि वायर गेज रखा जाए तो ये वायर गेज जो है ना इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जिससे ही ये हीट मिलेगा ना ये हीट को इवनली स्प्रेड कर देगा लार्ज एरिया में, है ना। तो पूरे बेस को ये इसको हीट मिलेगा और स्लोली हीटेड होगा। सिंपल। चलो बाकी फिजिक्स, ये हीट चैप्टर की बात हो गई, तो आप समझ गए, फिगर समझ गए आप इसे, बोलो कोई डाउट नहीं है इसमें। हमने सिंपली एक टेस्ट ट्यूब लिया है, इसमें वैक्स है, देख रहे हो आप, है ना, वर्टिकल स्टैंड से इसे क्लैंप कर दिया गया है। ये बीकर है कंटेनिंग वाटर, ठीक है, नीचे ट्रिपॉड स्टैंड है, वायर गेज है और ये बर्नर है ना, इसमें थर्मोमीटर इंजर्ट कर दिया गया है, ठीक है। क्लियर हुआ, ठीक है। अच्छा ध्यान दो जरा, नाउ हीट द बीकर, नाउ हीट द बीकर ओवर द फ्लेम, आवाज आ रही है। Now heat the beaker over the flame of burner and record the temperature of the wax and observe, है ना। इसे हीट करना स्टार्ट करते हैं हम लोग और टेम्परेचर रिकॉर्ड करते जाते हैं हर एक सर्टेन इंटरवल पर और उसे रिकॉर्ड करते जाते हैं, है ना। यू विल नोटिस दैट, आप फिगर नीचे चार्ट दिया है बुक का देख लोगे, यू विल नोटिस दैट एट 55 डिग्री सेल्सियस, बुक का छोड़ दो, दोनों अपने बुक का आप देख लो, जो नीचे डेटा दिया हुआ है आप देखोगे, you will notice that the wax melts at 55 degree Celsius, है ना। Heat supplied during the process of melting does not increase the temperature of the wax, thus melting point of the wax is 55 degree Celsius। देखो वहां फिगर देख लो आप, अपने बुक दिया है ना आपका, यहाँ पर डेटा दिया है नीचे में, देखो आप, देखो 6 मिनट पे टेम्परेचर 55 है, 7th मिनट में 55, 8th से 55, 9th से 55, मतलब ये टाइम इंटरवल है जिसमें कि मेल्टिंग हो रही है। तो जब मेल्टिंग हो रही है तो टेम्परेचर रिमेंस एट 55, वैक्स जो है 55 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करना शुरू करता है और जब तक मेल्टिंग होते रहती है टेम्परेचर रिमेंस एट 55 डिग्री सेल्सियस। सिंपल। Thus we can say that melting point of wax is 55 degree Celsius, है ना। And after melting of whole wax, the temperature again start rising. It goes to 70 degree Celsius. Next activity में देखोगे आप, है ना। अच्छा इसी तरह से ice at 0 डिग्री यदि हीट करोगे आप
ice at 0 degree absorbs heat to change into water at 0 degree Celsius. Then you can say that melting point of ice is 0 degree Celsius. Simple. याद रखना, melting point of wax increases with increase in pressure and melting point of ice decreases with decrease in pressure. याद रहेगा आपको. देखो यदि आप दो आइस बॉल लो और उसे प्रेस करो तो ये एक आइस बॉल बन जाता है. जब प्रेस करोगे आप ना तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस विल डिक्रीज, तो दोनों का जो कांटेक्ट पॉइंट है वहां का आइस वाटर बन जाएगा, वो डिक्रीज का वाटर बन जाएगा. और फिर जब प्रेशर रिलीज करोगे तो आइस बन जाएगा, वो इस तरह से एक बड़ा बॉल बन जाएगा, है ना. जब स्केटिंग करते हैं ना, स्केटिंग, तो स्केटिंग में क्या होता है, वो नीचे में वो शार्प रहता है, उसका एरिया कम रहता है ना स्केट का. तो पूरा आपका वेट वो लग रहा है आइस के ऊपर, तो प्रेशर हाई है. ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस अंडर द स्केट डिक्रीजेस, तो लिक्विड बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, है ना. इजीली आप स्केटिंग कर लोगे वहां पर. एंड नो ट्रेल इज लेफ्ट बिहाइंड. जैसे आगे बढ़ोगे प्रेशर तो रिलीज हो गया, तो मेल्टिंग पॉइंट जो डिक्रीज किया था वो फिर आके 0 डिग्री हो जाएगा, वो फिर आइस बन जाएगा. ठीक है ना. इस तरह से स्केटिंग करते हो आप. तो याद रखना कि प्रेशर इंक्रीज करने से वाटर का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है ना, और वैक्स का इंक्रीज करता है. ये क्यों डिक्रीज करता है, क्यों इंक्रीज करता है, ये तुमको नहीं पढ़ना है, हायर क्लास में पढ़ाया जाएगा. तुम 10th में जाओगे तो हीट चैप्टर पढ़ना है, वहां पूछो, बताएंगे आपको. ठीक है ना. चलो अभी आगे देखते हैं हम लोग, है ना. अब देखो एक बात जरा, impurities lowers the melting point of a substance. कि सब्सटेंस में यदि कुछ impurity मिला दोगे तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा. ठीक है ना. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीजेज ऑन एडिशन ऑफ सॉल्ट. देखो आइस और सॉल्ट का मिक्सचर यूज करते हैं कुल्फी जमाने के लिए. आइस सॉल्ट मिला दोगे ना, टेम्परेचर माइनस चला जाएगा, -14 -13 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा. तो कुल्फी जमाते हैं ना, तो उसमें अंदर में क्या रहता है, आइस और NaCl, नमक और क्रश्ड आइस रहता है, और उसका टेम्परेचर रहता है माइनस में. जैसे ही आप लिक्विड अंदर रखते हो तुरंत वो जम जाता है कुल्फी में, है ना. तो इम्प्यूरिटीज लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस. याद रहेगा, हाई प्रेशर डिक्रीजेस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस. सिंपल. अब बात करते हैं हम लोग जरा चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, दैट इज फ्रीजिंग, है ना. तो इसमें एक और था फिगर, देखो जरा. एक्टिविटी था ये, खाली फिगर नहीं, छोड़ दो, हटा दो, रहने दो, छोड़ हो गया. अच्छा, इसी एक्टिविटी में एक आगे दिया हुआ है, जरा देखोगे आप कि हम कूल करते हैं वैक्स को. अब हम लोग कूल करना शुरू करते हैं. ठीक है ना. तो देखो 70 डिग्री सेल्सियस से आफ्टर 1 मिनट 65 हो गया, 60 हो गया, फिर 55 हो गया थर्ड मिनट पे. और ये फोर्थ पे भी 55 है, फिफ्थ पे भी 55 है, सिक्स पे भी 55. देखो आप ना, तो ये टेम्परेचर जो है ना, इसका धीरे धीरे टाइम बढ़ रहा है, लेकिन टेम्परेचर इसका फॉल नहीं कर रहा है ना. मतलब वहां फ्रीजिंग जब होती है ना, तो ये भी होती है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर. सिंपल सी बात है. तो हम कह सकते हैं, देखो प्रीवियस एक्सपेरिमेंट हमने क्या किया था, रिमूव द बर्नर when the temperature of melted wax reaches to 70 degrees Celsius, allow the beaker to cool and record the temperature of the wax. You will notice that melted wax changes into solid wax at 55 degrees Celsius, है ना. That is freezing point of wax is 55 degrees Celsius. ठीक है. Then what is freezing? Freezing क्या है? The freezing है the process of change from liquid state to solid state. रिवर्स, मेल्टिंग क्या था, सॉलिड से लिक्विड. अब फ्रीजिंग क्या है, लिक्विड से सॉलिड. मेल्टिंग में हमने हीट सप्लाई किया था, हीट एब्जॉर्प्शन हुआ था. अब फ्रीजिंग में हीट का रिजेक्शन होगा, हीट रिलीज होगा. तो हम कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट ऑन कूलिंग at fixed temperature by rejection of heat, by rejecting heat is called freezing. Simple. The process of change of a state from the process of change of a state from liquid state, the process of change from liquid state to solid state on cooling at a fixed temperature by rejecting heat is called freezing. The temperature at which a liquid changes into solid without further fall in temperature is called melting point of the liquid. Simple. इसे हमने पिछले में कि melting point of wax भी 55 डिग्री सेल्सियस था, अब freezing point of wax भी 55 डिग्री सेल्सियस था. तो याद रखना, कोई सब्सटेंस जिस टेम्परेचर पर मेल्ट करेगा ना, उसी टेम्परेचर पर फ्रीज करेगा. मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट फॉर अ सब्सटेंस इज सेम. याद रहेगा. ठीक है. तो एक बता दो कि वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस changes into ice at 0 degree Celsius by
रीजिंग हीट, ठीक है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है ना। और एक बता रखना, वाटर एक्सपेंड्स ऑन फ्रीजिंग, वाटर एक्सपेंड्स ऑन फ्रीजिंग, whereas wax lids they contract on freezing। कभी आइस चैम्बर होता है ना, उसमें आइस क्यूब जमता है, देखोगे, चाहे काम करो आप, एक गिलास पानी ले लो, उसे भर दो आप 2 ड्रिंक और फ्री में रख दो, नहीं थोड़ा सा कम भरना, एक गिलास वाटर लो और थोड़ा सा उसमें 0.5 सेंटीमीटर कम ही रखना वाटर को और रख दो फ्रीजर में, जब आइस बनेगा देखोगे पूरा भर जाएगा वो, है ना। क्योंकि ये जब लिक्विड से सॉलिड बनता है ना तो इसका वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है। तो वाटर एक्सपेंड्स ऑन फ्रीजिंग whereas liquid lead etc contact on freezing। और याद रखना एक बात, melting point of pure ice is 0 degree Celsius and freezing point of pure water is also 0 degree Celsius। melting point of wax is 55 degree Celsius and freezing point of wax is also 55 degree Celsius। क्लियर हुई बात। अब एक टर्म है latent heat। latent heat क्या है, latent heat क्या होता है, during the process of freezing the temperature of wax does not fall further on cooling। तो हम कूलिंग कर रहे हैं, वो हीट तो रिलीज कर रहा है लेकिन टेम्परेचर फॉल नहीं कर रहा है। आफ्टर फ्रीजिंग होल ऑफ द वैक्स द टेम्परेचर डिक्रीजेस। द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज ड्यूरिंग फ्रीजिंग ऑफ ए सब्सटेंस इज नोन एज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ द सेम सब्सटेंस, है ना। तो इस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट को बोलते हैं, देखो इसे मान लिया जाए कोई लड़की है, ये लड़की जो है ना 10 रोटी 10 ब्रेड, ठीक है, और 10 लेग्स चिकन का लेती है ना, एक बार सुबह के नाश्ते में, खाने में थोड़ा और बढ़ जाता है, रात में और बढ़ जाता है, अब फिर भी दूली पतली है, तो क्या बोलोगे, ये कुछ जो खाती है वो छुपा लेती है, पता नहीं चलता है क्या खा रही है कि नहीं, बोलो। तो क्या होता है कि मान लो आपके पास आइस है, आइस है एट 0 डिग्री सेल्सियस, माने मेल्टिंग पॉइंट पर है, और इसको हमने हीट सप्लाई किया, ये बनाया वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो टेम्परेचर में चेंज नहीं ना हुआ, तो ये हीट जो एब्जॉर्ब किया वो राइज इन टेम्परेचर में तो मैनिफेस्ट हुआ नहीं, उसे बोलते हैं हिडन हीट। लेटेंट माने हिडन, लेटेंट हीट या हिडन हीट, सिंपल। तो हम कह सकते हैं, देखो जरा, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट for a unit mass of a substance is called a specific latent heat। ध्यान देना, latent heat क्या है, किसी सब्सटेंस का यदि चेंज ऑफ स्टेट हो और जो हीट रिलीज करे या एब्जॉर्ब करे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसे बोलते हैं लेटेंट हीट। लेकिन जब यूनिट मास लेंगे तो बोलेंगे स्पेसिफिक लेटेंट हीट। क्लियर हो गया, टर्म हो गया स्पेसिफिक लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ये टर्म ये बिना मतलब का दे दिया है तुम्हारे बुक में, देखो जरा, स्पेसिफिक लेटेंट हीट, है ना, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज ड्यूरिंग द चेंज ऑफ ए स्टेट ऑफ अ यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस। क्लियर हो गया, इज कॉल्ड स्पेसिफिक लेटेंट हीट, है ना। इस हम कहें यदि वाटर के लिए, हाँ, चाहे किसी सॉलिड के लिए, तो आप ऐसे कह सकते हो, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास माने 1 kg of a solid at its melting point, 1 kg of a solid at its melting point into liquid at the same temperature is called latent heat of fusion। latent heat of fusion, ठीक है ना। अच्छा, हम कहें यदि, देखो जरा, 1 kg वाटर हमारे पास है, 1 kg वाटर है एट 0 डिग्री सेल्सियस। आपको मालूम है इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि इसको आप 336,000 इतना जूल हीट दोगे, इतना जूल हीट एनर्जी दोगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 kg वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो वाटर का यदि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट लेटेंट हीट को डिफाइन करना होता है, ऐसे बोलेंगे, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वाटर इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg water at its melting point into water at the same temperature। सिंपल, ठीक है। तो ऐसे ही द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज, चाहे द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of a solid at its melting point into liquid at the same temperature is called a specific latent heat of the substance, है ना। इसका यूनिट क्या होता है, जूल पर केजी। क्या होता है, जूल पर केजी। अब देखो जरा, 1 kg वाटर है
amount of heat energy required to change 1 kg of a solid at its melting point into liquid at the same temperature is called specific latent heat of specific latent heat, है ना, of fusion. तो वाटर का स्पेसिफिक latent heat of fusion क्या है? 336,000 जूल कितने के लिए? 1 kg पर केजी तो यूनिट क्या हो गया? जूल पर केजी यूनिट इसका हो गया, ठीक है। तो यदि ये कहा जाए कि latent heat of fusion of ice, latent heat of fusion of ice is equal to 336,000 जूल पर केजी, ऐसा कहा जाए, इससे आप क्या समझते हो? It means that 336,000 joule of heat energy is required to change 1 kg of water at its melting point 0 degree Celsius into water at same temperature. Simple. तो समझ गए इसे आप, ठीक है। और एक बात समझ लेना, देखो आइस जो है ना इतना हीट एब्जॉर्ब करेगा तो आइस एट जीरो वाटर एट जीरो बनेगा, है ना। इसका मतलब यह हुआ कि वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैज मोर एनर्जी देन, सॉरी यहाँ गलत लिख दिया, प्लीज ध्यान देना। 1 kg आइस है, सॉरी 1 kg आइस, फिर से देखो जरा, हम ध्यान नहीं दिए थे इस पे, स्लिप ऑफ पेन था, स्लिप टंग भी कर सकते हो आप। 1 kg आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, 1 kg आइस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट absorbs 336,000 joule of heat energy to change into 1 kg water at 0 degree Celsius, है ना। तो स्पेसिफिक latent heat of fusion किसे कहते हैं? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of a solid at its melting point into liquid at the same temperature. सिंपल, ठीक है। तो स्पेसिफिक latent heat of fusion of ice क्या होगा? 336,000 जूल पर केजी, 336,000 जूल पर केजी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि दिस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg आइस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट टू वाटर एट द सेम टेम्परेचर। क्लियर बात? अब एक बात 1 मिनट समझ लो जरा, तो छोड़ो आपको हम सपोज को, इसका मतलब है और समझिएगा। यदि आपके पास आइस है एट 0 डिग्री और वाटर है एट 0 डिग्री, तो ज्यादा एनर्जी किसमें है बताओ? ज्यादा एनर्जी किसमें है? वाटर में है। आइस जो है ना 0 डिग्री पर इतना जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा पर केजी, और तब कन्वर्ट होगा किसमें? वाटर एट 0 डिग्री में। मतलब 1 ग्राम आइस, 1 ग्राम लेते हैं, 1 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, इसको आप 336 जूल एनर्जी दोगे तो ये बनेगा वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब एक बात ध्यान दिया होगा आपने, तुम्हारे यहाँ कोई गेस्ट आते हैं तो अब अक्सर लोग देते हैं कोल्ड ड्रिंक्स पीने के लिए, देते हैं ना, तो कोल्ड ड्रिंक्स में आप आइस एट 0 डिग्री का क्यों डाल देते हो? वाटर एट 0 डिग्री नहीं डालते हो ना? ध्यान दिया कभी इस पे? गेस्ट आता है तो आप कोल्ड ड्रिंक्स देते हो पीने के लिए, तो कोल्ड ड्रिंक्स में क्या करते हो? आइस क्यूब दे देते हैं, आइस क्यूब एट 0 डिग्री आइस देते हैं, वाटर नहीं देते हैं ना 0 डिग्री पर। बोलो नहीं सर। ये देखो, यदि आप आइस दोगे ना तो एवरी ग्राम ऑफ आइस इतना पहले हीट एब्जॉर्ब करेगा कोल्ड ड्रिंक से, और तब बनेगा वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। क्या हुआ? इसके बाद इसका कूलिंग वाटर जैसा होगा, समझ गया ना। तो आइस एट 0 डिग्री विल एब्जॉर्ब मोर एनर्जी देन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। इसलिए कूलिंग के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? आइस यूज करते हैं, वाटर यूज नहीं करते हैं। बस समझ आ गई? बोलो, है ना। देखो वाटर एट 4 में इतना ज्यादा हीट है देन आइस एट 0 डिग्री, देख रहे हो आप इसे, ठीक है। तो खैर इतना पढ़ लेना, नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे।